आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं, आर्थिक विकास किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम में ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास को जानने से पहले हम लोग जान लें कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। ध्यान रखें, जनरली लोग वृद्धि और विकास दोनों को सिनोनिम के तौर पर प्रयोग में लाते हैं, जबकि वृद्धि अलग है और विकास अलग है। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो पॉइंट नोट करते चलिएगा। आर्थिक वृद्धि, सबसे पहले लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, आर्थिक वृद्धि है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें क्या होता है, तो हमने कहा कि वृद्धि सबसे पहले समझिए, ठीक है ना, फिर इकोनॉमिक वृद्धि को समझिएगा, ठीक है ना। जैसे वृद्धि क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक बच्चा है जो वो क्या करता है, किसी भी चीज के लिए जिद करता है, अगर अगर वो जिद ना पूरी होता तो रोता है ना। ठंडक हो या गर्मी हो, बिना कपड़े का वो दौड़ने लगता है ना। बार बार उसे पकड़ने की जरूरत होती है, रात में सुलाते हैं तो मतलब कि अपने आप को खोल देता है, तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। अगर यही बच्चा 20 साल की अवस्था को प्राप्त कर लेता है और उसकी एक्टिविटी सेम वैसे ही रहती है जैसे 3 साल के बच्चे, तो हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चे के अंदर वृद्धि तो हुआ लेकिन विकास नहीं हुआ। विकास से मतलब यह था कि अगर उस बच्चे के अंदर, ठीक है ना, उम्र के साथ साथ उसके रहन सहन के स्तर में भी सुधार होता, वो शिक्षित होता, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता। कहने का मतलब, जब विकास का मतलब है कि विकास हम तभी कहते हैं जब जीवन का जो स्तर है उसमें सुधार हो। अगर जीवन का स्तर सुधार नहीं रहा है, इसका मतलब विकास नहीं हो। ध्यान रखें, वृद्धि हो सकती है लेकिन ऐसा हो सकता है विकास ना हो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले वृद्धि हुई या पहले विकास। ध्यान रखें, वृद्धि और विकास में पहले क्या आया। ध्यान रखें, वृद्धि और विकास को वैसे ही समझा जा सकता है जैसे मुर्गी और अंडे का संबंध होता है, कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा। ठीक है, जैसे ये बता पाना कि मुश्किल है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा, वैसे इसे भी बताना मुश्किल होता है कि पहले वृद्धि हुआ या पहले विकास। मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में मुर्गी और अंडे का संबंध है, इसे स्पष्ट करें। तो कैसे करेंगे मेंस में, पहले आपको यह बताना होगा कि आर्थिक वृद्धि के लिए आर्थिक विकास होना आवश्यक है। पहले चैप्टर, पहले पैराग्राफ में यह लिखेंगे, फिर दूसरे में लिखेंगे कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि होना आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि होना आवश्यक है। तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, स्वतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फिर चौथे में आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के क्या है, में जो संबंध दिखाई देता है वह मुर्गी और अंडे का संबंध दिखाई देता है। तो हम लोग आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को अब यहाँ पे समझेंगे। किसी भी इकोनॉमी व्यवस्था में, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में हर क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। जैसे हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन अगर यह वृद्धि सब हो लेकिन वहां के लोगों का जीवन स्तर ना सुधरे, उनका जो जीवन स्तर है वैसे का वैसा ही रहे, लाइफ स्टाइल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहेंगे इस प्रकार की इकोनॉमी में वृद्धि तो हो रहा है लेकिन विकास नहीं। होना क्या चाहिए, वृद्धि नहीं, महत्वपूर्ण विकास है। आपके पास क्या है ये नहीं मतलब है, कितनी धन संपदा है, कितनी आय है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आपका जीवन स्तर कैसा है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी सोसाइटी कैसी है, आपका बिहेव कैसा है, ये महत्व रखता है। नहीं तो गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास खूब खेत है लेकिन रहने का स्तर बहुत निम्न कोटि का, गंदे संदे कपड़े पहनेंगे, बात असभ्य की तरीके से बात करेंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। भले उसके पास संपत्ति है
तो महत्वपूर्ण क्या है, और हम बताएं आपको, शिक्षा एक ऐसी चीज है जहां पे विकास स्वतः ही होती जाती है। एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाला एक टीचर जिसकी सैलरी जो है, अगर कॉन्वेंट स्कूलों में देख ले तो 6-7 हजार रुपए बड़ी मुश्किल से, वो भी अपने परिवार को शहर में रखता है, पढ़ाता है, बच्चों को मैनेज करता है, और उसका स्टैंडर्ड जो है उस ग्रामीण परिवार के स्टैंडर्ड की तुलना में उसका जीवन स्तर अच्छा होता है। तो ध्यान रखें, तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास यही अंतर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर्थिक वृद्धि, तो इसमें लिखिएगा, नोट करते हुए चलेंगे, आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं, लिखिएगा आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक वृद्धि से है। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक वृद्धि से, किसे, मात्रात्मक वृद्धि से, ठीक है ना, मात्रात्मक वृद्धि से, ठीक है ना। आर्थिक वृद्धि के निम्नलिखित मापक है, कौन कौन से, आर्थिक वृद्धि के निम्नलिखित मापक है, है ना। मेजरमेंट ऑफ दी इकोनॉमिक ग्रोथ, मेजरमेंट क्या क्या है इसकी, ठीक है ना। अगर मेजरमेंट की हम बात करें, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मेजरमेंट क्या क्या है, ठीक है ना। पहला मेजरमेंट है, पहला जो है मापक है वह है राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट, हम इसे क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट। दूसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पाद नहीं, आय में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ नेशनल इनकम। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ दी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, ध्यान रखिएगा, आर्थिक आय में वृद्धि की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ध्यान रखिए कौन कौन से वृद्धि के मापक है, कई वृद्धि के मापक हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कृषि के उत्पादन में वृद्धि, ये भी वृद्धि का मापक है, उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि, वृद्धि का मापक है, मतलब जो मात्रा में बताया जाए वो आर्थिक वृद्धि है। लेकिन जो है आर्थिक वृद्धि में विश्व स्तर पर केवल 3 मेजरमेंट रखे जाते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं लेकिन 3 ही मेजरमेंट रखे जाते हैं। वो कौन है, राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इन तीनों में भी जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है यह सबसे अच्छा माना जाता है। तो लिख लीजिएगा, इन सभी में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सबसे उपयुक्त मापक माना जाता है, सबसे उपयुक्त मापक माना जाता है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट जो है मेजरमेंट कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये सबसे अच्छा मापक किसी को कहा जाता है। चलिए अब ध्यान रखिएगा, तो हो गया आर्थिक वृद्धि, ठीक है ना। अब लिखिएगा आर्थिक विकास, लिखिएगा आर्थिक विकास, हेडिंग डालिएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। किसी को भाई अगर कोई डाउट हो तो प्लीज जो है जरूर पूछते रहिएगा, ठीक है ना। आप लोग हैंड राइजिंग करेंगे, हम तुरंत आपका स्पीकर ऑन कर देंगे, ठीक है ना। मैं नजर डालता रहता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो आर्थिक वृद्धि में आर्थिक विकास क्या होता है, इकोनॉमिक है ना, डेवलपमेंट, आर्थिक विकास क्या है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा आर्थिक विकास
मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देता है, या आप कह सकते हैं है ना, आर्थिक विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देता है, दोनों पहलुओं पर ध्यान देता है ना। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देता है कौन? आर्थिक विकास। ठीक है ना। कहने का मतलब मात्रा के रूप में बढ़े, साथ में जीवन स्तर में भी सुधार हो, तब यह विकास है। जीवन स्तर में सुधार नहीं है तो विकास नहीं। और ध्यान रखिएगा, आर्थिक विकास को अब मापने के लिए क्योंकि ध्यान रखिएगा, किसी के जीवन स्तर का कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी की सोच का कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा सब कम होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, विश्व में आर्थिक विकास को बताने के लिए सबसे पहले विश्व बैंक के द्वारा, लिख लीजिएगा, विश्व में आर्थिक विकास को प्रस्तुत करने के लिए विश्व में आर्थिक विकास को प्रस्तुत करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा 1970 में आवश्यकता न्यूनतम प्रत्यागम इंग्लिश में कहते हैं इसे बेसिक नीड अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच का प्रयोग किया गया पहली बार। किसका? बेसिक नीड अप्रोच का प्रयोग किया गया, किंतु यह असफल रहा। मतलब किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये प्रभावी नहीं रहा, किंतु यह असफल रहा। ठीक, चलिए, तो विश्व बैंक के द्वारा पहली बार सफल प्रयास कब किया गया? ठीक है ना। फिर इसी के स्थान पर एक दूसरा इंडेक्स बनाया गया जिसे जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं। ठीक है ना। फिर लिखिएगा 1976 में PQLI को जारी किया गया है ना। 1976 में PQLI को जारी किया गया। कहेंगे सर PQLI क्या है? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, 2022 पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। ठीक है ना, ये जो ऐसा टॉपिक है यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसे अच्छे से समझते चलिएगा। अब हेडिंग डालिएगा, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या है? जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ये क्या भाई? इंग्लिश में इसे कहते हैं, ठीक है ना, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, है ना। क्या? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसी को शॉर्ट में PQLI कहा जाता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, एक पहला ऐसा इंडेक्स था जो
विश्व के सभी देशों के मानव के विकास को बताने का प्रयास किया गया था। तो लिख लीजिएगा, इस सूचकांक को तैयार करने का श्रेय किसको? पिक्यूलाई को, है ना। इस सूचकांक को तैयार करने का श्रेय, है ना, तैयार करने का श्रेय जॉन टिनवर्जन को जाता है। जॉन टिनवर्जन, व्हाट इज द नेम? जॉन टिनवर्जन। इसको जॉन टिनवर्जन को जाता है, किंतु इसे वास्तव में जो विकसित किया मारिस डी मारिस ने, किंतु इसे या इस सूचकांक को मारिस डी मारिस के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? मारिस डी मारिस के द्वारा विकसित किया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? मारिस डी मारिस के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है ना। इसीलिए इस सूचकांक को मारिस डी मारिस सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस सूचकांक को मारिस डी मारिस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मारिस डी मारिस सूचकांक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए। अब इसमें क्या चीजें शामिल की गई, लिखिएगा। इसमें निम्नलिखित 3 विषय शामिल किए गए हैं। इसमें निम्नलिखित 3 विषय शामिल हैं। कितने विषय? 3 विषय शामिल किए गए हैं। कितने विषय शामिल किए गए हैं? 3 विषय। वे 3 विषय कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा। वे 3 विषय हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा। क्या है? जीवन प्रत्याशा। इंग्लिश में कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा है साक्षरता, लिटरेसी। और तीसरा है बाल मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेशियो। इन तीनों को शामिल किया गया है। चलिए अब इसमें कुछ चीजें हम लोग समझ लें। क्या समझना है? ध्यान रखें। इसी के माध्यम से यह बताया गया कि किसी भी देश में लोगों का विकास का स्तर कैसा है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की जो जन्म के समय उसकी औसत रूप से जीने की क्षमता उस देश की या उस व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा कहलाती है। और ऐसे व्यक्तियों का जो सामूहिक रूप से एक औसत अनुमान होता है उसे उस देश का जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। हाँ, ध्यान रखें। कुछ देशों का जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, कुछ का कम है, कुछ का मीडियम क्वालिटी का है। क्योंकि क्या ऐसा होता है? जी हाँ, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे लोग औसत रूप से ज्यादा दिनों तक जीते हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जहां पे कम, और जहां पे बहुत ऐसे देश हैं जो मिडिल अवस्था में है। जैसे मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा वाला अगर कोई देश है तो लग्जमबर्ग है। कौन है? लग्जमबर्ग। छोटा सा देश है, कम पॉपुलेशन। आइसलैंड है। बड़े देशों में अगर हम देखें तो बड़े देशों में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा जापान की है। बड़े देशों में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा किसकी है? जापान की।
और इसीलिए जापान को बुद्धों का देश कहा जाता है। क्यों? जापान की एक अपनी अलग ही विशेषता हो गई, वहां पे युवा कम है, वृद्धों की संख्या ज्यादा है जापान में। और एक चीज आपको जानकर के हैरानी होगी कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो संख्या है पॉपुलेशन है वह यूथ की है। यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं, मार है, पीट है, झगड़े है, छिनैती है, डकैती है, जितने भी गलत काम है वे कौन करते हैं? यूथ करता है। लेकिन जापान में वहां पे जो इस तरीके के जो गलत काम करते हैं वे लोग, वहां पे अधिकांश आबादी में वृद्धों की ज्यादा भागीदारी है। वहां पे एक अलग ही कल्चर है। पहले वे अपने जीवन में खूब काम करते हैं, अपने जीवन को पहले खूब इतना काम में लगा देंगे कि लाइफ को सेट कर ले जाते हैं, और लाइफ को सेट करने के बाद फिर लाइफ को एंजॉय करते हैं। और हमारे यहाँ अलग है, हमारे यहाँ पहले लाइफ को एंजॉय करते हैं और फिर लाइफ को सेट करते हैं। ये आपके ऊपर भी डिपेंड है कि आप अपनी लाइफ को कैसे करते हो। चाहे ध्यान रखिएगा, अपने स्टार्टिंग के कुछ वर्षों को आप खूब अपने उद्देश्यों में डिवोट कर लीजिए, ठीक है ना, खूब लगा दीजिए, फिर बाद का जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। या स्टार्टिंग के कुछ वर्षों को खूब एंजॉय कर लीजिए, फिर बाद का जो जीवन होगा उसे आप जीवन को ढोएंगे, काटेंगे किसी तरीके से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब और कहां पे कैसा काम करते हैं। ध्यान रखें, जिस भी देश की जीवन प्रत्याशा अधिक होगी इसका मतलब यह है कि वहां के लोगों का खान पान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, वहां पे मेडिकल सुविधाओं का विकास है, कोई वहां पे कुपोषित नहीं है, सबके खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कोई बीमारी होता है तो इलाज कराता है, इसलिए औसत रूप से वहां पे लोग ज्यादा दिनों तक जीते हैं। दूसरा देखें, जिसका जीवन प्रत्याशा कम है इसका मतलब कि वहां पे कुपोषण ज्यादा है, खान पान की अच्छी वस्तुएं नहीं है, मेडिकल सुविधाओं का विकास नहीं है, तो वहां पे जीवन प्रत्याशा कम हो। ध्यान रखें, जहां पे थोड़ा सा देखिए, जापान का जो जीवन प्रत्याशा है वह 84 वर्ष है। आप समझिएगा, वही सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला जो देश है वो है सोमालिया। पहले तो इसका केवल 46 वर्ष था, अब तो बढ़कर के 54 वर्ष हो गया। इंडिया की बात करें, भारत की, इंडिया का जीवन प्रत्याशा तो 67.7, मतलब अभी 68 वर्ष नहीं है। आप इंडिया से कल्पना कर कंपेयर कर लीजिए, इंडिया की तुलना में जापान के जो लोग हैं कम से कम 17 साल औसत रूप से ज्यादा जीते हैं, ज्यादा औसत रूप से जो जीते हैं। और ध्यान रखिएगा, विकसित देशों में अमेरिका हुआ, जितने भी विकसित देश है जहां पे खान पान अच्छा है, वहां पे 100 साल का व्यक्ति चलता फिरता है। हमने न्यूज में देखा था कि 101 साल का व्यक्ति वह धावक था और उसमें चैंपियन बना था अमेरिका में, 101 साल का व्यक्ति। और इंडिया में 101 साल के व्यक्ति की कल्पना कर लीजिए, उसके पैर कब्र में लटके होंगे, आज जाने वाला है कि कल जाने वाला है कुछ पता नहीं। तो ध्यान रखिएगा, खान पान ये बहुत ही आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है कि आप अपना खान पान कैसा रखते हैं, और अच्छा रखेंगे तो ज्यादा दिनों तक चलेंगे। दूसरी साक्षरता, ध्यान रखिएगा, साक्षरता कौन बताएगा साक्षरता किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इसे लिटरेसी कहते हैं, इसे साक्षर कहते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 का प्रश्न है, साक्षर किसे कहा जाता है? जब पीसीएस का जो एग्जाम हुआ करता था, जब उसमें जो जीएस का पेपर था ऑप्शनल हुआ करते थे, ठीक है ना, ऑप्शनल हुआ करते थे। 19 में जाकर के यहाँ पे सब्जेक्टिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया। तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साक्षर किसे कहते हैं? कौन बताएगा भाई साक्षर किसे कहते हैं? लिख लीजिएगा साक्षर की परिभाषा,
कोई ऐसा व्यक्ति जो 7 साल की अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, साक्षर, ध्यान रखिएगा, है ना। साक्षर किसे कहते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो 7 साल की अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, और किसी भी भाषा को पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर कहलाएगा। साक्षर कहलाता है। किसी भी भाषा को पढ़ना और लिखना जानता है तो क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। यह है साक्षर की परिभाषा, यह है साक्षरता। ठीक है ना। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 6 साल की अवस्था को प्राप्त करता है और किसी भी भाषा को पढ़ना लिखना जानता है, उसे साक्षर में शामिल नहीं किया। कम से कम 7 साल होना चाहिए, और 7 साल के ऊपर कितना भी, 60 साल के का व्यक्ति है, 70 साल का भी व्यक्ति है, अगर 70 साल का व्यक्ति है और उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया गया तो साक्षर में काउंट कर लिया गया। ये जो साक्षरता है, इसके अनुसार मैं बताऊं, 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें ये साक्षरता हमारी 73% थी, लगभग 74%। ये साक्षरता थी। शिक्षित और साक्षरता दोनों में अंतर है। शिक्षित किसे कहा जाता है? आई डोंट नो, कहेंगे सर नहीं जानते शिक्षित किसे। साक्षर किसे? साक्षर तो मालूम हो गया, शिक्षित किसे कहते हैं? जब आप शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि शिक्षित की परिभाषा ही नहीं दी जा पा रही है। कोई शिक्षित उसे मानता है जो इंटर पास कर लेता है, कोई शिक्षित उसे मानता है जो ग्रेजुएट है, कोई शिक्षित उसे मानता है जो क्या है, बड़े बड़े जो कोर्सेस किए हुए हैं, कोई बीटेक किया है, कोई एमटेक किया है, उसको शिक्षित लोग मानते हैं। स्पष्ट रूप से कुछ भी डिटरमाइन नहीं है कि शिक्षित किसे कहते हैं। मेरा मानना तो है शिक्षित वह है जो अच्छे विचार रखता हो, जो देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देता हो, मेरा मानना है। और शायद इसी ही के आधार पर हमारे देश में राजनेताओं के लिए कोई शिक्षा का फाउंडेशन नहीं रखा गया कि कोई भी व्यक्ति साक्षर होना चाहिए या शिक्षित होना चाहिए, इतना पढ़ाई होना चाहिए। बहरहाल शिक्षित, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी शिक्षित हैं जो मानवता के खिलाफ काम करते हैं, हम उसे शिक्षित में नहीं रखते हैं। बहुत से डॉक्टर हैं, वो क्या करते हैं, इलाज करते हैं, इलाज के दौरान जो है बहुत शोषण करते हैं। हमने एक मूवी देखी थी, रन मूवी देखी थी, उसमें पता लगा कि एक डॉक्टर ने क्या किया, एक व्यक्ति की किडनी ही निकाल लिया। देखा होगा आप लोगों ने, किडनियां निकाल लेते हैं। अब वो डॉक्टर को हम क्या कहें, वो शिक्षित है? कोई इंजीनियर है, वो बम बनाता है देश के विनाश के लिए, क्या वो शिक्षित है? तो ये डिफाइन कर पाना कि वो शिक्षित है या नहीं है, हम उसी को सुना रहे थे। ठीक है ना। तो डॉक्टर है ना कि यहाँ पे बैठी है, तो हमने कहा कि उनको भी बता दें कि डॉक्टर लोग ऐसा काम करते हैं। अरे हम उसको नहीं कर, लेकिन ऐसा होता है कि डॉक्टर लोग आजकल कुछ भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। बहरहाल ये सभी डॉक्टर ऐसे नहीं है, कुछ लोग हैं जिसकी वजह से ये चीजें हैं। हर इंजीनियर क्या बम बनाता है? नहीं है, कुछ लोग हैं। ठीक है ना। एक ये तो अपवाद है, ध्यान रखिएगा। ये हो गई आपकी साक्षरता। ध्यान रखिए, साक्षरता जहां पे ज्यादा होगी वहां पे इसका मतलब लोगों के बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा,
सोचने की, समझने की स्थिति होगी, उनका जीवन स्तर औरों की तुलना में अच्छा होगा। ठीक है ना? ये हम लोग साक्षरता से कैलकुलेट निकालते हैं। बाल मृत्यु दर चाइल्ड डेथ रेशियो, ध्यान रखिएगा। बाल मृत्यु दर फिर डॉक्टर को लेकर के आता है। ध्यान रखिए, बाल मृत्यु दर उन देशों में ज्यादा होगी जहां पे पोषण नहीं होगा। पोषण कहां पे नहीं होगा? जहां पे खान पान की वस्तुएं अच्छी नहीं होगी। कहां पे? गरीब देशों में। गरीब देशों में मां के साथ बच्चा भी कुपोषित हो जाता है, क्योंकि मां भी कुपोषित होती है तो उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। ध्यान रखिएगा। वहीं पे आप ऐसे थोड़ा सा अगर आप फील करें, एक बहुत ज्यादा गरीब परिवार है जहां पे महिला मजदूरी करती है, उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो उसके खान पान पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो काम भी करती है, कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए कुछ भी नहीं मालूम है ना। फ्री में उसके लिए चेकअप की व्यवस्था है, शायद वो भी वो लोग नहीं करा पाते हैं। बड़ा सब व्यवस्था बनाई गई है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे देश में कुपोषण ना हो, कुपोषित बच्चे ना जन्म ले। और वहीं पे एक पढ़े लिखे सभ्य परिवार में एक महिला जब मां बनने वाली होती है तो समय समय पर उसका चेकअप होता है, खान पान की सब लोग पूरा परिवार ध्यान रखता है। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि जहां पे समृद्धि होगी, शिक्षा होगी, जीवन स्तर अच्छा होगा, वहां पे मां के पेट में पलने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, हमारे देश में एक रिपोर्ट के अनुसार 45% बच्चे, कितने? 45% बच्चे जन्म से कुपोषित होते हैं। जन्म से क्या होते हैं? कुपोषित। कहेंगे सर कुपोषित होते हम तो देखते ही नहीं। दरअसल में किसी भी बच्चे को कुपोषित कहना ये अच्छा नहीं लगता। डॉक्टरों ने इसकी एक वर्ड्स का यूज करते हैं, अंडरवेट चाइल्ड। क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? अंडरवेट चाइल्ड। अंडरवेट चाइल्ड कौन सा होता है? ऐसा बच्चा जो जन्म के समय जिसका वेट 2 किलो 500 ग्राम से कम होता है, 2.5 किलो से कम अगर होता है तो उसे अंडरवेट चाइल्ड कहते हैं। और ऐसे बच्चे कुपोषित होते हैं, इसका मतलब उनके अंदर संक्रमण की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। डॉक्टर कहता है कि इसको 3 साल 6 साल 8 साल ज्यादा देखभाल करने की जरूरत होगी, क्योंकि अंडरवेट है। अंडरवेट शब्द का प्रयोग करके इस बात को इनडायरेक्टली कहा जाता है। लेकिन किसी भी माँ बाप के बच्चे को, ठीक है ना, एक तो वो खुद ही गरीब हैं, खुद ही असहाय हैं, उनके कह दीजिए कि आपका बच्चा भी कुपोषित है, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, तो खराब लगता है ना। इन शब्दों का प्रयोग करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं कि ठीक है भाई अंडरवेट है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग केयर कर लें। इतने बच्चे, ध्यान रखें, कहां पे होगा? गरीब देशों में होगा। जहां पे समृद्ध देश होंगे वहां पे नहीं होंगे। अब उसी बात पे हम फिर आ जाते हैं। हम देख लें, है ना, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और बाल मृत्यु दर जहां पे अच्छा होगा इसका मतलब वहां पे विकास है, और जहां पे तीनों चीजें कम है इसका मतलब वहां पे विकास नहीं है। ध्यान रखिएगा, पी क्यू एल आई का जो मान होता है, हम लिख लीजिएगा, पी क्यू एल आई का मान, ठीक है ना, लिखिएगा, पी क्यू एल आई का मान 1 से 100 के बीच में होता है। कहां पे? 1 से 100 के बीच में होता है। कितना होता है? 1 से 100 के बीच में। एक की तरफ बढ़ना अच्छा नहीं, जबकि 100 की तरफ बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है ना। एक की तरफ बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं, जबकि 100 की तरफ बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए
अच्छा माना जाता है। क्या है? अच्छा माना जाता है। चौकी तरफ बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक दूसरा इंडेक्स देखेंगे, भारतीय मानव विकास सूचकांक। हेडिंग डाल दीजिएगा और इसके बाद मैं छोड़ देता हूं, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। भारतीय मानव विकास सूचकांक हम लोग कल बात करेंगे विभिन्न पहलुओं पर, ठीक है ना। भारतीय मानव विकास सूचकांक ये कल के लिए रहेगा टॉपिक, सूचकांक, ठीक है ना। इसी को ही हम लोग एचडीआई कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कल की क्लास में हम लोग करेंगे इसको। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले दोनों लोग भी ध्यान रखें। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ डाउट वाली चीजें हैं। रूबी बेटा समझ में आ रहा है? रूबी, चलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, है ना। हाँ हेलो रूबी, जी सर। समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। हाँ ठीक है ना। तो अच्छे से समझना है, ठीक है ना, और अच्छे से करना है। तो जो भी चीजें बताई जाए उसको नोट्स बनाते जाइए। हालांकि हम लोग इस पूरी क्लास का जो वीडियो है वो पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोगों के उस पर भेज देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, और भी लोग थैंक यू वेरी मच, जी सर। है ना। पद्मा मैम, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आप भी अच्छे से समझ रही होंगी। और भी लोग, जो किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ, थैंक यू।